अस्सलाम वालेकुम जनाब। चैप्टर नंबर 6 और डाटा का आखिरी चैप्टर। डाटा का आखिरी चैप्टर इसका मतलब है कि पहले 5 चैप्टर आप लोगों ने तैयार कर ली होंगी, रिवीजन भी कर ली होगी, पांचों के टेस्ट भी दे दिए होंगे। 3 के दे दिए हैं। अच्छा, गुड। एमसीक्यूज भी उसमें अच्छे खासे थे। ठीक है। अच्छा जी, चैप्टर 6 को जब आप लोग तैयार करने के लिए बैठे हैं तो सबसे पहले आपने ये करना है कि चैप्टर को 3 हिस्सों में तोड़ लेना। वो 3 हिस्से कौन से मैंने सामने लिखे भी हुए हैं, अगर कैमरा यहाँ पे आए। पहला हिस्सा है डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन, इसको अलग से तैयार करना। दूसरा हिस्सा है वेयर हाउसिंग स्ट्रक्चर, इसको अलग से तैयार करना। अच्छा, इसमें 3 चीजें आती हैं, 1NF, 2NF और 3NF। और इसमें भी 3 चीजें आती हैं, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, गैलेक्सी स्कीमा। और इन 2 टॉपिक्स के बाद जो कुछ बच गया वो सारा आपने अलग कर लेना। इसमें क्या आ जाएगा, डाटा वेयरहाउस, OLTP, डाटा मार्ट, ऐसे ही। वो कुछ है तो नहीं क्या? आर्किटेक्चर। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले तो इस चैप्टर को बांट लेना है 3 हिस्सों में। बांट लिया। अब शुरू करना है आप लोगों ने तैयार करना अदर एरिया से, ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प हो, आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले इन एरियाज के थ्रू। तो प्रायोरिटी वाइज ये आपने फर्स्ट पे रखना है, ये आपने ये आपने सेकंड पे रखना है, और ये आपने थर्ड पे रखना है, रैंकिंग वाइज। तो हम भी शुरू करेंगे कहां से, अदर एरिया से। तो इस लेक्चर में जितनी भी बातें होंगी वो सारी अदर एरियाज के ऊपर होंगी। तो कहानी शुरू करते हैं फ्रॉम द टॉपिक कि व्हाट इज डाटा वेयरहाउस। व्हाट इज डाटा वेयरहाउस। चलिए ये बताइए, वेयरहाउस क्या होता है? वेयरहाउस क्या होता है? जहां पे हम सामान स्टोर करते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? तो ऐसा गोदाम जहां पे क्या स्टोर हो रहा है, डाटा। और डाटा कितनी तरह का होगा? नॉर्मली 2 तरह का होता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। सेमी भी होता है, बट हम इसको ज्यादा जो है वो सर पे नहीं चढ़ाते। तो हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। डाटा वेयर हाउस में पड़ा हुआ जो डाटा होगा वो करंट ट्रेंड्स को दिखाएगा कि हिस्टोरिकल। और उसमें पड़ा हुआ डाटा कौन सा एनालिसिस कर रहा होगा, रियल टाइम के प्रेडिक्टिव। फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा होगा, ऐसा ही है। डाटा वेयर हाउस इज अ specialized type of a database, ठीक है, designed to store and analyze large volume। रुक जाए, एक वेयर हाउस की जरूरत क्यों पड़ती है? स्टोर करने के लिए। अगर डाटा छोटा सा हो तो मसला नहीं है। मसला किधर आएगा, जब डाटा का वॉल्यूम क्या है, लार्ज। इट मींस कि हम कौन से डाटा की बात, बिग डाटा की बात। ऑफ हिस्टोरिकली, याद रखिएगा डाटा वेयर हाउस में डाटा कौन सा होता है, हिस्टोरिकल, जो कि सपोर्ट करता है बीआई को। बीआई मींस बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डिसीजन मेकिंग। इतनी बात तो हम लोगों ने कई दफा पहले भी पढ़ी है कि डाटा क्या होता है, जो कि हमें हेल्प करे, हमारे लिए डिसीजन मेकिंग करे, हम उससे फायदा हासिल करें, उसको स्टोर करें, उसको यूज करके हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करें। अनलाइक ऑपरेशनल डेटाबेसेस व्हिच फोकस ऑन करंट ट्रांजैक्शन। इसकी एक एग्जांपल अगर आप मुझे जल्दी से बता दें। ओएलटीपी। ओएलटीपी। तो जो करंट डेटाबेस है, जो कि करंट ट्रांजैक्शंस को लेकर चल रही है, जो कि रियल ट्रांजैक्शंस को लेकर चल रही है, वो कौन सी है, ओएलटीपी। और जो हिस्टोरिकल को डील करेगा वो क्या है, डाटा वेयरहाउस। यहां तक ओके? अच्छा, आगे, डाटा वेयरहाउस आर बिल्ड फॉर क्यूरिंग एंड रिपोर्टिंग ओवर एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम्स। कहना ये चाह रहा है कि इसमें चूंकि आप पुराना डाटा रख रहे हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का डाटा रख रहे हैं, कोई 1 साल पुराना, कोई 2 साल पुराना, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कोई 7, कोई 8, कोई 9, कोई 10, कोई 20 साल पुराना डाटा यहाँ पे रख रहे हैं, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। ये डाटा हमेशा आपको क्या हेल्प करेगा, इन रिपोर्टिंग। आपको फ्यूचर के लिए रिपोर्ट्स बना के दे रहा होगा, आपको ट्रेंड सेट करके दे रहा होगा कि माजी में क्या होता था और फ्यूचर में क्या हो सकता है। अच्छा, ये डाटा जो कि डाटा वेयर हाउस में गया है, ये रॉ डाटा, ये रॉ डाटा। ये याद रखिएगा, ये वो डाटा है जो कि पहले कलेक्ट हुआ, फिर क्लीन हुआ, फिर उसको तस्वीरों में कन्वर्ट किया गया, फिर उसको हमने एनालाइज किया, फिर उससे हमने मॉडल्स बनाए, फिर हमने उसको डिफरेंट स्टेजेस से गुजारा। ठीक है। तो ये हर साल का आखिरी डाटा है, ये रॉ फॉर्म में नहीं है। ये रॉ फॉर्म में नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा था ETL, एक्सट्रैक्ट,
ट्रांसफॉर्म लोड। तो लोड किधर हो रहा है? वेयर हाउस में। लोड कहां पे हो रहा था? वेयर हाउस में। अब इसके कुछ फीचर्स, पहला फीचर क्या है? इट इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्या मतलब? भाई ये भाई साहब वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रही है, दिन में कितनी रिकॉर्ड होती होंगी? मल्टीपल मल्टीपल सब्जेक्ट की रिकॉर्ड हो रही है। फिर एक सब्जेक्ट में एक से ज्यादा टीचर भी इन्वॉल्व है। फिर एक सब्जेक्ट किस, क्या सिर्फ एक ही बैच है? नहीं, प्री अलग है, पोस्ट अलग है, फास्ट ट्रैक अलग है, क्रैश अलग है, रिवीन अलग है। फिर प्री के भी 2 बैचेस, एक सुबह का बैच, एक शाम का बैच, एक रात का बैच। तो मल्टीपल टाइम्स ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है पूरे दिन में। जब ये डाटा ऊपर आईटी रूम में जाएगा, कंप्रेस होगा, तो एक फाइल बनेगी, बन गई। और ये प्रोसेस डेली बेस पे हो रहा होगा। डेली बेस पे वीडियो जाती है, कंप्रेस होती है, रिकॉर्ड होती है, फिर अपलोड होती है, फिर हो रही 30 दिन के बाद या सेशन एंड होने के बाद आईटी वाले कहते हैं सर डाटा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, अब एक काम करें, अपना अपना डाटा, अपना अपना टीचर आके हमसे वसूल कर ले। सब्जेक्ट वाइज, किस वाइज? यानी कि डाटा को आपने कैटेगराइज करके रखना है, डाटा को आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलना है, इसको बखेर के नहीं रखना। नॉर्मली जब आप वेयर हाउस में अपने डाटा को रख रहे होंगे तो आपने शेल्विंग करनी है। आपको पता है कि आपके कौन सा डाटा किस तरह का है, किस सब्जेक्ट का है, और अब आपने कहाँ पे रखा है, उसकी बाकायदा टैगिंग करनी है, ताकि आपको डाटा बाद में ढूंढने में क्या हो, आसानी। तो पहला पॉइंट क्या है? इट शुड बी सब्जेक्ट ओरिएंटेड। पढ़े जरा। डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड स्पेसिफिक बिजनेस एरियाज। सेल्स का डाटा अलग पड़ा हो, इन्वेंट्री का डाटा अलग पड़ा हो, एचआर का डाटा अलग पड़ा हो, रादर देन ऑपरेशनल प्रोसेसेस। और जब भी ये वर्ड आता है ऑपरेशनल प्रोसेसेस, इट मींस रियल टाइम, रियल टाइम। तो आपके पास जो भी डाटा है आपने उसको बकायदा टैग करना है, आपने उसको बकायदा स्टोर ऐसे करना है कि वक्त आने पे वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। याद करें, हम लोगों ने कहा था कि डाटा को एनालाइज करने के लिए हम डाटा रिट्रीव करेंगे। एक वर्ड पढ़ा था, रिट्रीवल ऑफ डाटा। तो रिट्रीव, हाँ, रिट्रीव करेंगे कहां से? डाटा वेयर हाउस से। पढ़ा किधर होगा? डाटा वेयर हाउस में। तो रिट्रीव करने के लिए आपको उसको ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में रखना जरूरी है। तो पहला पॉइंट क्या है? सब्जेक्ट ओरिएंटेड। दूसरा, टाइम वेरिएंट। पढ़े सर। भाई ये डाटा 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, ठीक है? तो जितना मर्जी पुराना डाटा रख लें, कोई मसला नहीं है। बेसिकली आपको याद करो, आप लोगों ने डाटा लाइफ साइकिल पढ़ा था, उसमें एक पॉइंट था आर्काइव। आर्काइव इज बेसिकली कि आप डाटा को मेन सिस्टम से उठा के कहीं डंप कर रहे हैं, वेयर हाउस में डंप कर रहे हैं। आर्काइव में डाटा जाता किधर है? वेयर हाउस में, ठीक है? और उसके बाद आखिरी स्टेज क्या थी? डिस्पोजल। तो जब डाटा वेयर हाउस में पड़ा पड़ा बहुत पुराना हो जाए और तकरीबन अब वो हमारे किसी काम का ना हो, तो हम उसको जाया कर देंगे, ताकि फ्यूचर में आने वाले मजीद डाटा को उसकी जगह पर रिप्लेस किया जा सके। अगर आप में से किसी ने कंपनी लॉ पढ़ा, तो वहां पे एक रिक्वायरमेंट है कि फिजिकल अकाउंट्स कंपनी कितने टाइम के लिए संभालती है? 3 साल का लिखा हुआ है, 10 साल के लिए संभाल के रखती है, 10 साल के लिए संभाल के रखती है। तो इसको भी फॉर एग्जाम्पल 10 साल की डाटा यहाँ पे रख दी है, जैसे 11वां साल शुरू हुआ, अब रिक्वायरमेंट संभालने वाली खत्म, अब आप उसको क्या कर सकते हैं? डिस्पोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइम लाइन का डाटा पड़ा होगा, कोई 7 साल पुराना, कोई 6 साल पुराना, कोई 5 साल पुराना। जैसे जैसे डाटा क्रिएट होता चला जा रहा है, वैसे वैसे वो डाटा को यहाँ पे संभाल के रखते चले जा रहे हैं। वक्त आने पर इस्तेमाल कर लें, नहीं इस्तेमाल में आ रहा तो उसको डिस्पोज कर दें। फिर ये डाटा क्या होना चाहिए? इंटीग्रेटेड, आपस में मिला हुआ, कनेक्टेड हो, लिंक्ड हो। क्योंकि ये डाटा क्या सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डाटा होगा? अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, जो डाटा आपस में सिंक हो सकता है, जो डाटा आपस में मिल सकता है, उसको इकट्ठा रखने की कोशिश करनी है। क्योंकि ये डाटा मल्टीपल सोर्सेस है, डाइवर्स सोर्सेस से आपके पास आ रहा होगा, कुछ स्ट्रक्चरल सोर्स होगा, कुछ अनस्ट्रक्चरल सोर्स होगा। तो उसको पहले क्या करना है? क्लीन करना है एंड उसको यूनिफाइड सेम फॉर्मेटिंग पे लेकर आना। यूनिफाइड मींस सेम फॉर्मेटिंग पे लेकर आना है, ताकि जरूरत पड़ने पे वो हमेशा क्या रहे? स्टैंडर्डाइज। और एक डाटा जब आप उसको यूज करेंगे फॉर डिसीजन मेकिंग, दैट शुड बी इन अ स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न। वजह बता सकते हैं क्यों? डिसीजन मेकिंग हमारे लिए आसान हो जाएगी, इंडेक्सिंग हमारे लिए आसान हो जाएगी, उससे इनसाइट्स लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। एंड इट इज, ये वोलेटाइल क्या होता है? जो फ्लक्चुएशन रखता हो, जो फ्लेक्सिबल हो, जो फ्लेक्सिबल हो। ये डाटा अब चूंकि वेयर हाउस में आ गया, इसके ऊपर कोई काम तो हो नहीं रहा, कोई चेंज तो नहीं आनी,
तो ये रिजिड डाटा होता है। ये डाटा क्या होता है? रिजिड, ये सख्त हो गया, ये डाटा सख्त हो गया, अब इसमें चेंज नहीं आनी। चेंज किस डाटा में आती है? जो रियल टाइम चल रहा है, जो रियल टाइम डाटा जनरेट हो रहा है। भाई इन्होंने पिछले 4 दिन की जो रिकॉर्डिंग की है, अब वो एक फोल्डर में पड़ी पड़ी सड़ रही है, उसमें जाके चेंज करना है कुछ डेली बेस पे? नहीं, वो रिजिड हो गया, वो नॉन वॉलेटाइल है। हाँ, ये जो रिकॉर्डिंग अभी हो रही है ये रियल टाइम हो रही है। इनको मैं कहूँ यार इसको यहाँ पे रोक दो, या इसको इसकी स्पीड को बढ़ा दो, या वीडियो के अंदर एक पट्टी ऐड कर दो, या वीडियो में ये वाला सवाल ऐड कर दो, इट मीन्स कि मैं डाटा को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, डाटा में कुछ चीजें ऐड लेस करवा रहा हूँ, वो है वोलेटाइल डाटा। बट जो आपने एक दफा वेयर हाउस में डाल दिया, वंस द डाटा इज लोडेड इट रिमेन्स अनचेंज्ड, रीड ओनली डाटा, ensuring a stable foundation for analysis। एक दफा ये स्लाइड पढ़ लें, जल्दी से पढ़ लें, स्पीड लगाएं। ओके, प्रॉब्लम, परेशानी? अब एक प्रोसेस आता है ईटीएल का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? ईटीएल का भी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे। एक्सट्रैक्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, लोड करना है। इसको समझने के लिए आपको बस एक पुराना कॉन्सेप्ट आना चाहिए, डाटा एनालिसिस की पहली 3 स्टेजेस। पहली स्टेज क्या थी? कलेक्शन। ये है कलेक्शन, एक सेकंड, ये है कलेक्शन। उसके बाद क्या था? वो ट्रांसफॉर्म। उसके बाद क्या था? 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 सब कुछ करने के बाद डाटा तैयार हो गया, एनालाइज कर लिया, उसे काम कर लिया, ईयर खत्म हो गया, अब डाटा पुराना हो गया, तो क्या कर देना है? लोड। किस में लोड कर देना है? तो डाटा एक्सट्रैक्शन का बिल्कुल वही मतलब है जो कि डाटा साइकिल में कलेक्शन का था। जरा रीड करें। डाटा आप हासिल कर रहे हैं थ्रू सम अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड वे। डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग डेटाबेसेस। ये डाटा कौन सा होगा? स्ट्रक्चर्ड क्या अनस्ट्रक्चर्ड? जो डेटाबेस में पड़ा हुआ नॉर्मली कौन सा होता है? स्ट्रक्चर्ड होता है। और जो हम फ्लैट फाइल्स हासिल कर रहे हैं, जो हम ईआरपी से ले रहे हैं, जो हम ओवरऑल प्रोसेस कर रहे हैं, वो अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। तो दोनों तरह का डाटा होगा आपके पास, आपके पास दोनों तरह का डाटा होगा। आपने बस क्या करना है, उस रॉ डाटा को क्लीन करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, और उसमें से जो डुप्लीकेशन है उसको खत्म करना है, रिडंडेंसी को खत्म करना है, उसको सेम फॉर्मेट पे ले आना है। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म। जैसे वो कहता है रिमूविंग डुप्लीकेट्स, रिमूविंग नल वैल्यूज, कन्वर्टिंग डाटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल हमें डाटा चाहिए इस तरह से कि मंथ पहले आए, डेट बाद में आए, और ईयर। डाटा हमारे पास आ रहा है ईयर पहले, मंथ बाद में, और डेट सबसे एंड पे, तो उसको हमने अपने फॉर्मेट पे लेकर आना है। और अप्लाइंग बिजनेस रूल्स, जो कि हमने खुद से लगाने हैं उस डाटा को थोड़ा बहुत अमेंड करने के लिए, ट्वीक करने के लिए। बाय कैलकुलेटिंग टोटल सेल्स फ्रॉम क्वांटिटी एंड प्राइस। भाई उसमें सिर्फ क्वांटिटी आ रही है और प्राइस आ रहा है, मुझे क्या चाहिए? टोटल सेल। तो मैं दोनों का आपस में क्या कर लूंगा? मल्टीप्लाई करके अपना एक नया कॉलम क्रिएट कर लूंगा। ये मैं उसको क्या कर रहा हूँ? ट्रांसफॉर्म। सब कुछ हो गया। ये डाटा अगर तो रियल टाइम में है तो ओएलटीपी चलेगा। जैसे ही ओएलटीपी खत्म हुआ, साल खत्म हो गया, अभी डाटा मेरे लिए क्या है? पुराना। अब मैं क्या कर दूंगा इसको? लोड। लोड कहाँ करूंगा? वेयर हाउस। लोड कहाँ पे कर दूंगा? वेयर हाउस। ये लोड दो तरह का होता है, एक होता है इनिशियल लोड और एक होता है, मैं उर्दू लिखा दूंगा, लिखिएगा। देखिए, इनिशियल लोड इज, इनिशियल लोड क्या है? यकदम, किताबें तो खोल लो, यकदम पुराना डाटा ट्रांसफर करना। इनिशियल लोड क्या है? यकदम पुराना डाटा ट्रांसफर करना। यानी कि आपके पास डाटा इकट्ठा हुआ हुआ था और आपके पास वेयर हाउस नहीं था। तो जब आपने वेयर हाउस बना लिया तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो डाटा रखा हुआ था वो सारा का सारा एकदम से उसमें लोड कर देंगे। तो जो लोडिंग की शुरुआत होती है वो किसके थ्रू होती है? थ्रू इनिशियल लोड। और उसके बाद कौन सा है? इंक्रीमेंटल। ये है साथ साथ, डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, वो आपने डिसाइड करना है। एडिंग ओनली न्यू और अपडेटेड रिकॉर्ड्स साथ साथ। तो एक लोड कौन सा होता है?
इनिशियल लोड, जिसमें आपके पास डाटा जमा हुआ होता है और आपको जब वेयर हाउस मिलता है तो आप सारा का सारा डाटा एक ही दफा उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। और फिर कौन सा आता है? इंक्रीमेंटल, के आप वक्त के साथ साथ उसमें चीजों को अपडेट करते रहते हैं। भाई इनके पास पिछले 4 दिन का डाटा पड़ा हुआ था, ठीक है, और इन्होंने डाटा एक जगह पे स्टोर किया हुआ था जो कि असल जगह नहीं थी। लेट्स से अपने मोबाइल में स्टोर किया हुआ था। क्यों? क्योंकि सर्वर के अंदर फोल्डर में स्पेस नहीं थी, ड्राइव में स्पेस नहीं थी। जैसे ड्राइव में स्पेस बनी, इन्होंने वो 4 दिन की वीडियोस उठा के सबसे पहले उसमें फेंक दी। वो कौन सा लोड है? इनिशियल लोड। और अब से ऑनवर्ड डेली बेस पे काम करते जा रहे हैं, वो क्या बन जाएगा? इंक्रीमेंटल लोड। अब इसके फायदे, पहला फायदा क्या है? डाटा क्या रहता है आपका? कंसिस्टेंट। क्यों? क्यों? ये डाटा अब रिजिड हो गया है, अब इस डाटा को चेंज नहीं करना। अगला क्या है? एक्यूरेट, एक्यूरेसी। ये डाटा क्लीन हो गया है, ठीक है, साफ हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है, तो अब इसमें से इनसाइट्स निकालना आसान है। और एफिशिएंसी, ये डाटा जितना पुराना होगा उतना ही अच्छे से हम आने वाले फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जितना पुराना डाटा हम फ्यूचर को उतनी आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये डाटा का पहला पहला पेपर है, हमारे पास कोई पीछे इवेंट नहीं है, तो शायद हम फ्यूचर को इतनी आसानी से प्रिडिक्ट ना कर सके। बट जब 2 4 5 6 10 अटेम्प्ट हो जाएंगी तो 11वीं अटेम्प्ट के लिए टीचरों को भी आसान होगा कि यार लास्ट टाइम ये आया सवाल, तो इस दफा ये वाला सवाल ऐसे आई क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो जितना पुराना डाटा होगा हमें फ्यूचर में प्रेडिक्शन करने में उतनी ज्यादा हेल्प मिलती है। डन। देन डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर, डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर 3 लेयर्स है, सॉरी 4 लेयर्स है। पहली लेयर कौन सी है? डाटा एक्विजिशन लेयर। अगली कौन सी है? स्टैगिंग लेयर। अगली कौन सी है? स्टोरेज लेयर। वो समय जो पर्पस लिखा हुआ है ना, वो गलत लिखा हुआ है, वो इसी का पार्ट है। वो एक अलग से बुलेट बना होगा, उसको उस बुलेट को निकालना है। तीसरी लेयर कौन सी है? डाटा स्टोरेज लेयर। और चौथी लेयर कौन सी है? प्रेजेंटेशन लेयर। 4 लेयर्स है। किताब में इसको ठीक कर लीजिएगा, किताब में 2 जगह में ना बुलेट गलत लगे हुए हैं। सर पहली लेयर कौन सी है? डाटा एक्विजिशन। ये एक्विजिशन क्या होता है? कलेक्शन, एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम वेरियस। तो आप मुझे बताइए ईटीएल के अंदर जो पहली वाली लेयर है कौन सी थी? डाटा एक्विजिशन लेयर। कहां पे जाके लग रही है? एक्सट्रैक्शन में जाके लग रही है, ऐसे ही है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? स्टैगिंग। स्टैगिंग क्या है? क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। कहां पे? ट्रांसफॉर्म पे। डाटा स्टोरेज, डाटा स्टोर्ड इन फैक्ट्स एंड, डाटा स्टोर्ड इन फैक्ट्स एंड डायमेंशंस टेबल। 2 वर्ड्स आ गए हमारे पास। पहला वर्ड कौन सा आया? फैक्ट, फैक्टेबल। और दूसरा वर्ड कौन सा आया? डायमेंशन टेबल। इनको तसल्ली से हम लोग पढ़ेंगे कब? जब हम लोग स्कीमास को देख रहे होंगे, स्ट्रक्चर्स को देख रहे होंगे, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद ये स्टोरेज लोड में आ जाएगा। आ गया लोड में, अब डाटा पड़ा हुआ है। अब जब मुझे देखना है कि मेरे पास किस किस तरह का डाटा पड़ा हुआ है, मुझे एक ओवरऑल वन स्क्रीन के ऊपर उसकी एक सिंगल पिक्चर चाहिए, तो मुझे उसको किस लेयर में लेके जाना पड़ेगा? प्रेजेंटेशन लेयर में रखना पड़ेगा, ताकि मैं उस डाटा को विजुअली एनालाइज कर सकूं। तो प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डाटा, मैं कुछ टूल्स यूज करूंगा लाइक पावर बीआई, एसक्यूएल, जिससे मुझे उसका व्यू नजर आता रहेगा, जिससे मुझे उसका व्यू नजर आता रहेगा कि पास्ट में हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी। कोई मुश्किल? ओके जा रहा है। फिर आता है क्या? डाटा मार्ट। डाटा मार्ट। अब मुझे एक बात बताएं, वेयर हाउस में और मार्ट में क्या फर्क होता है? मैं यहां पे 2 वर्ड्स लिखता हूं, वेयर हाउस वर्सेस मार्ट। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ दुकान। एक दुकान ने, एक दुकान ने जो डेली बेस पे चीजें बेचनी है वो मार्ट में रखेगा, और जो वो ज्यादा सामान मंगवा लेगा उसको स्टोर कहां पे कर रहा होगा? वेयर हाउस में स्टोर। इतनी बात समझ आती है? आती है। अब पूरा पढ़ते हैं। A data mart is basically a subset of data warehouse। क्या मतलब? कि असल मेरा सामान कहां पे पड़ा हुआ है? मेरे गोदाम में। उसमें से कुछ डाटा मैं निकाल के कहां पे रखता हूं? मार्ट में रखता हूं। क्यों? बेचने के लिए। आगे बढ़े। Tailored to a specific business unit or subject area, it provides faster access to relevant data for targeted analysis। देखें, डाटा वेयर हाउस में मेरे पास सेल्स का डाटा भी पड़ा हुआ था, परचेज का भी पड़ा हुआ था,
तू ना बोलिए सर, फाइनेंस का भी पढ़ा हुआ था, मार्केटिंग का भी पढ़ा हुआ था, एचआर का भी पढ़ा हुआ था। क्या इदारे को हर वक्त हर टाइम पे हर डाटा चाहिए? सच बोल रहे यार, नाराज ना हो। चाहिए होता है हर वक्त हर चीज चाहिए होती है? नहीं, हर वक्त हर चीज नहीं चाहिए। तो भाई अगर इदारे को सेल्स के ऊपर काम करना है, किस पे काम करना है, तो वो क्या करेगा, यहां से डाटा निकालेगा, कहां पे लेके चला जाएगा, मार्ट, ताकि बार बार वेयर हाउस का चक्कर ना लगाए। और जो रेलेवेंट बिजनेस को जिस चीज की नीड है, बिजनेस को क्या है, जिस चीज की नीड है, वो पकड़ के रख लेगा किधर, मार्ट में, ताकि अब मार्ट के थ्रू वो उसको क्या कर सके, एनालाइज कर सके। आप यूं भी कह सकते हैं कि डाटा मार्ट छोटा वेयर हाउस है। डाटा मार्ट क्या है, छोटा वेयर हाउस, जहां पे हम स्पेसिफिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के लिए डाटा को स्टोर कर रहे हैं। स्पेसिफिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स या यूनिट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, डाटा को स्टोर कर रहे हैं। असल स्टोर कहां पे होता है, वेयर हाउस में, बट उसमें से कुछ निकाला और कहां पे लेके चले गए, मार्ट में लेके चले गए। सर ये मार्ट दो तरह की होती है, एक होती है डिपेंडेंट और एक होती है इंडिपेंडेंट। चले उस तरफ आने से पहले क्या क्या बेनिफिट है, अब स्पीड बढ़ गई, क्यों, अब मुझे सब डाटा में से तलाश करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए था, सेल्स, वो मैं निकाल के ले गया। अब मेरे पास सिर्फ टारगेटेड एरिया कौन सा है, सेल्स का, तो अब मेरी काम करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। और मेरा क्या डेवलप हो गया है, फोकस। अब मुझे परचेज की एंट्रियां नहीं मिल रही, मुझे एचआर की एंट्रियां नहीं मिलेंगी, मुझे मार्केटिंग का सामान नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ क्या मिल रहा होगा, सेल्स। ओके, आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि आपकी किताब में कितने चैप्टर्स हैं, 17, वो वेयर हाउस है। आपने कहा आज मैं पूरा एक चैप्टर तैयार करूंगा, तो आपने अपनी किताब का वो चैप्टर के सफ़े निकाल लिए, उसको अलग से स्टेपल कर दिया, पता चला कि वो 4 पेजेस पे आ रहा है, किताब में थे 88 पेज, तो आपका हौसला बढ़ जाएगा कि मैंने सिर्फ कितने सफ़े याद करने आज के, 4। तो एक मोटिवेशन आएगी, बस 4, तुम्हारा भाई तो ये तैयार कर लेगा, क्यों, फोकस बढ़ गया है। वो जो आप 88 पेज देख के दोस्त डरते थे, अब आपको सिर्फ 4 पेज दिन के तैयार करने हैं, और साथ ही साथ आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। शायद आप 2-4 दिन ऐसे करके तीसरे दिन 4 और 4 8 सफ़े तैयार करने शुरू कर दें। डाटा मार्ट दो तरह का होता है, डाटा मार्ट दो तरह का, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक क्या है डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। जरा डिफाइन कीजिएगा, डिपेंडेंट कौन सा होता है, देखें, जब अभी हमने एक मिसाल बनाई थी ना कि एग्जिस्टिंग मेरे पास वेयर हाउस था, मैं उसमें से लेके गया हूं, उसमें से लेके गया हूं, तो ये मार्ट डिपेंड किस में कर रही है, वेयर हाउस पे। अच्छा अगर ऐसे हो कि मैंने, अगर ऐसे हो कि मैंने डे वन से ही सेल्स को रखा ही क्या हो, अलग रखा हो, मैंने डे वन से ही 2 वेयर हाउस लिए थे, एक अदर देन सेल्स के लिए और एक सिर्फ सेल्स के लिए। ये जो सिर्फ सेल्स के लिए मैंने लिया, ये क्या कहलाएगा फिर, ऐसी मार्ट जो कि इस मेन पे डिपेंड, उस मेन में जो कुछ हो रहा है उसका ताल्लुक इससे नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। और अगर मैंने पहले क्या बनाया, वेयर हाउस, उससे क्या निकाल रहा हूं, मार्ट, ये डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि पहले मेरा डाटा वेयर हाउस में जाएगा, उसके बाद कहां पे जाएगा, मार्ट में। और अगर ये मार्ट इंडिपेंडेंट हो तो डाटा स्ट्रेट फॉरवर्ड में कहां पे रखूंगा, मार्ट में रखूंगा, फिर वो वेयर हाउस से सफर तय करके नहीं आएगा। पढ़ ले, रीड कर ले। यार वो जुल्कनान कहता था कि उसको मैनुअल फोकस पे रखा करें तो राइटिंग पड़ी जाती है। चेक करनी ऑटो फोकस पे है या मैनुअल फोकस पे है, क्योंकि वो शाम के टाइम उसको ना मैनुअल फोकस पे करता C5 के लिए, तो वो जब मैं लिखता हूँ बोर्ड में तो वो उस वक्त पढ़ा जाता है। पढ़ा जा रहा है, एक दफा जूम कर दे फिर उसको सिर्फ, चले आगे। अब सारे वहां देख रहे हैं, पता नहीं वो कौन सी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हाँ जी, अच्छा जी, नेक्स्ट इज क्या, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, OLTP। और ये डाटा वेयर हाउस से फर्क है, कैसे, OLTP deals with current transactions and data warehouse deals with old historical transactions या data। तो इनमें से रियल टाइम कौन सा, OLTP। डाटा साइज में छोटा किसमें बड़ा होगा, ज्यादा फास्ट कौन सा होगा, ज्यादा अपडेट्स किसमें आएंगी, डाटा इंसर्ट किसमें ज्यादा हो रहा होगा, तो पढ़ ले।
चले एक सवाल रह गया, डे टू डे ऑपरेशंस किसमें होंगे? अब पढ़। इसी में तुझे मैं बेटा मलेशिया भेजूंगा, जरा भेज इसको, आगे भेज, आगे भेज, मैं इनको भी दिखाऊंगा ऑनलाइन वालों को कि क्लास में होता क्या क्या। ये देख रहे हैं आप लोग, ये मैंने बच्चों से कहा था कि जिसका मेरिट आएगा वो मलेशिया जाएगा, तो भाई ने कहा मेरा आने वाला तो है नहीं, मुझे इसमें बिठा के भेज दे। वो भी यही कहती थी। चले पढ़ लें OLTP। हाँ जी, दोबारा से पूछो। हाँ, तो मैंने वो इशू क्यों किया डॉक्यूमेंट? ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ जी, OLTP। अच्छा, जितने भी डेली बेस के होने वाले काम है, डेली की ट्रांजेक्शन, वो किस में जाएंगे? OLTP। अब देखें जरा, प्रोसेसिंग डेली बेस पे सेल ऑर्डर। आप गए यूरो स्टोर, इम्तियाज मॉल, कहीं भी चले गए, वहां पे आपने एक बोतल ली शैंडी कोला, लेके काउंटर पे आए, काउंटर पे आपने बिल करवाया, उसने बिल में यूज किया पॉइंट ऑफ सेल, डाटा उसके डेटाबेस में रिकॉर्ड हो गया, वो OLTP में गया है फिर डाटा वेयर हाउस में गया? OLTP में गया। महीने की एंड पे हुई सेल कहां पे गई है? वेयर हाउस में। और अगर इदारा चाहता है कि उसका स्पेसिफिक वेयर हाउस बने तो किसमें जाएगी? इतनी बात याद रह जाएगी। इन्वेंट्री लेवल्स को मैनेज करना है डेली बेस पे, या कस्टमर सर्विसेज को देखना है, ये सब कुछ क्या है? OLTP। आपके मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर फूड पांडा क्या है? OLTP। बट 6 माह के एंड पे या महीने के एंड पे या साल के एंड पे उन्होंने देखना है कि पूरे साल में हमारी कितनी सेल हुई है, वो डाटा कहां से पकड़ेंगे? वेयर हाउस से। ओके, इसके कुछ की फीचर्स, पहला क्या लिखा हुआ है? रियल टाइम, रियल नहीं, रियल टाइम प्रोसेसिंग। पढ़ें क्या लिखा हुआ? OLTP are designed to process transactions in real time, ensuring data is what? Updated immediately। तो सिर्फ इस वर्ड पर लाइन लगा लें, अपडेटेड इमीडिएटली, तो पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये लिख सकते हैं कि OLTP का मेन फीचर क्या है? डाटा इज अपडेटेड इमीडिएटली। ये लो, मुझसे मार्क करना ही है, ये लो, ऐ काट दें यार, वो जहाज की तरह ये भी क्रैश हो गया। चले, पहला क्या था? रियल टाइम प्रोसेसिंग। दूसरा क्या है? हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, डाटा जितना भी मर्जी हो, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, OLTP उसको प्रोसेस कर देगी। तीसरा क्या है? ये एटॉमिक का वर्ड हम लोगों ने पहले भी कहीं पढ़ा, एटॉमिसिटी में। तो या ट्रांजैक्शन होगी या नहीं होगी, तो OLTP में या ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी या एग्जीक्यूट नहीं होगी। चौथा क्या है? नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस। अभी इसको छोड़ दें, ये भी हम लोगों ने पढ़ना। पांचवा क्या है? इट फोकसेस ऑन डाटा इंटेग्रिटी एंड कंकरेंसी। थैंक यू। इट फोकसेस ऑन डाटा इंटेग्रिटी या कंकरेंसी। इंटेग्रिटी क्या होती है? कि डाटा मेरा जिस हालत में था उसी हालत में रहे, इंटीग्रल रहे, उसमें कोई चेंज ना आए, उसमें प्राइमरी की और फॉरेन की से कंस्ट्रेंट्स लगी हो। एंड हैंडलिंग कंकरेंट मींस इकट्ठी ट्रांजैक्शन हो रही है, साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शन हो रही है, मगर आपस में क्या है? आइसोलेटेड। आपस में क्या है? आइसोलेटेड। टेक्निकली ये वही 4 फीचर्स हैं। कौन से? एसिड वाले। पहला कौन सा था? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। वही चारों यहाँ पे भी अप्लाई हो रहे हैं, तो आप वो 4 बातें भी लिख सकते हैं। और आखिरी क्या है? शॉर्ट एंड फास्ट। जितनी ट्रांजैक्शन छोटी होगी उतना जल्दी क्या हो जाएगा? प्रोसेस हो जाएगा। आगे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये कहाँ कहाँ यूज होता है? बैंकिंग में, ई कॉमर्स में, एयरलाइन में, पॉइंट ऑफ सेल में। एक दफा बस इसको रीड कर ले, जल्दी से रीड कर ले। अच्छा, बैंकिंग में कहाँ यूज होता है? ATM में, क्योंकि ATM डे टू डे में यूज होती है। ई कॉमर्स में आपने मूवी टिकट बुक करनी है, सिनेमा की टिकट बुक करनी है, आपने कोई मोबाइल खरीदना है उसमें। एयरलाइन, आपने कोई सीट बुक करानी है, सफर करना जहाज का। हाँ, जितना भी ई कॉमर्स है वो सारा यहाँ पे कवर। हाँ जी, मलेशिया आप तो हर उस जहाज पे जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है इसके फायदे? पहला फायदा क्या है? रियल टाइम एक्सेस टू डाटा। दूसरा, परफॉर्मेंस हाई है। तीसरा, ये डाटा कंसिस्टेंसी से भरा हुआ है और इसको हम जब मर्जी चाहे कम ज्यादा
स्केलेबिलिटी इसका फैक्टर ऐड कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। नुकसान, कम्प्लेक्सिटी, क्या मतलब, हाईली नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस कैन बी कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन एंड मेंटेन, तो इसमें आप कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। लिमिटेड एनालिटिकल कैपेबिलिटी, आप बहुत ही कम रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं क्योंकि आपके पास डाटा क्वांटम वाइज कम है। छोटा डाटा हो तो उसमें आप कितना काम कर सकते हैं। रेशियोज तो तब होंगे ना जब डाटा की क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा हो, बिग डाटा हो, और वो कहाँ में पड़ा हो, वेयर हाउस में। तो ये तो बेचारा भी क्या है, ओएलटीपी, अभी तो ये क्रिएट हुआ है। और रिसोर्स इंटेंसिव, क्या मतलब, इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। भाई वो जो पॉइंट ऑफ सेल है वहां पे एक बंदा भी खड़ा हुआ है जो ट्रांजेक्शन को डील कर रहा है, फिर वो सॉफ्टवेयर भी है, फिर वो बिजली भी लग रही है, फिर उसके अंदर एक कागज भी यूज हो रहा है, फिर कॉस्ट तो आ रही है, कॉस्ट आ रही है। बट जब डाटा एक दफा वेयर हाउस में चला गया, वो डंप हो गया, तो वो बंदे की कॉस्ट खत्म, बिजली की कॉस्ट खत्म। हाँ, कब आएगी वो कॉस्ट, जब मुझे उसको क्या करना है, यूज करना है फॉर इनसाइट्स एंड डिसीजन मेकिंग, तब जाके वो कॉस्ट आएगी, अदरवाइज वो कॉस्ट नहीं आएगी। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ओएलटीपी में और डाटा वेयर हाउस में फर्क बता दें, तो बता दीजिएगा, बता दीजिएगा, पढ़ लेंगे दफा, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। पहले ये पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो। रीड ओनली किसमें आएगा, चल मैं आपसे पूछता हूँ, रीड ओनली किसमें आएगा, ओ भाई रीड ओनली किसमें आएगा, वेयर हाउस में आएगा। इंसर्ट अपडेट किसमें आएगा, ओएलटीपी में। स्मॉल डाटा किसमें आएगा, बिग किसमें आएगा, हिस्टोरिकल किसमें आएगा, कॉम्प्लेक्स किसमें आएगा, वेयर हाउस में कॉम्प्लेक्सिटी आती है। अच्छा, सिंपल और शॉर्ट क्यूरीज किसमें आएंगी, ओएलटीपी में। रियल टाइम किसमें आएगा, हिस्टोरिकल किसमें आएगा। अब तो पढ़ लो, अब पढ़ लो। डन, बस जूम करना, जूम है, ठीक है जी। यहाँ पे लेक्चर का पहला हिस्सा खत्म हुआ।